चलिए ध्यान दीजिए। अब मंडे के दिन जो है आप लोगों को सॉल्यूशन पूरा याद करके आना है। बात समझ में आ रहा है ना? थ्योरी आपको टोटल मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, भांट ऑफ फैक्टर जितना भी पढ़ाया गया है वो सब याद करके आना है। ठीक है, मंडे के दिन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, सिर्फ थ्योरी आपको याद करके आना है। बात समझ आ रहा है ना? ठीक है, और मंडे के दिन आइएगा तो आपको हम 10 साल का बिहार बोर्ड का क्वेश्चन, क्योंकि इसमें मैक्सिमम सब लोग बिहार बोर्ड ही हैं शायद। सीबीएसई से कौन है? सीबीएसई। तो जो लोग सीबीएसई से हैं उनको 10 साल का सीबीएसई का क्वेश्चन सॉल्यूशन का हम दे देंगे नहीं, और जो लोग बिहार बोर्ड से उनको 10 साल का बिहार बोर्ड का क्वेश्चन हम दे देंगे। ठीक है, आपको उसको अपने से घर से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, आपको हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब देते चले ताकि अपना भाई पढ़ लिए चैप्टर तो हमसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, चेक कीजिए अपने आप को। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपसे सब बन जाना चाहिए। तो हम मंडे को आपको क्वेश्चन दे देंगे। आपका काम ये हुआ कि मंडे के दिन आप पूरा थ्योरी बढ़िया से ईमानदारी से रिवाइज करके आएंगे। नहीं, अब इसमें कुछ बच्चा ये भी है ये क्लास छोड़ देगा, नहीं तो वो समझिए कि क्लास छोड़ने से टीचर को लॉस है कि बच्चे को लॉस है? बच्चे को, आपको खुद लॉस है। आप जितना ही ज्यादा भागिएगा उससे लॉस टीचर का नहीं है, उसका लॉस आपका है। नहीं तो आप कोशिश कीजिए कि पूरा रिवाइज करके आए। हो सकता है किसी बच्चे से आधा ही रिवाइज हुआ, हो सकता है किसी बच्चे से 5 ही पेज रिवाइज हुआ, तो 5 पेज भी रिवाइज करके आइए, क्लास रेगुलर आइए, क्लास मत छोड़िए, ध्यान रखिए। चलिए हम लोग लास्ट टॉपिक अपना पढ़ लें। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास एक बार और समझा दें तो समझाए नहीं थे, समझा दे रहे हैं। पहले भांट ऑफ फैक्टर कंप्लीट कर दें तो समझा दे रहे हैं। देखो तो चलो ध्यान दिया जाए। वैल्यू ऑफ वांट ऑफ फैक्टर इन केस ऑफ एसोसिएशन। देखो तो ये हमारा फॉर्मिक एसिड है, इसका हम लिए हैं कितना? 2 मोल। अब इसको तुम डाल दो बेंजीन के सॉल्वेंट में C6H6 में, तो अभी ये 2 कहां लगा हुआ है? आगे। इसका मतलब हुआ कि ऐसे है, यानी दोनों अभी अलग अलग है। दोनों क्या है? अभी अलग अलग है। जैसे ही इसको बेंजीन में डालोगे ये दोनों सट जाएगा और कुछ इस तरह का हो जाएगा। ध्यान रखना है। ठीक है, इसको पढ़ते हैं 2 मोल, क्योंकि इसका एक कोफिशिएंट 2 लगा हुआ है, इसका एक कोफिशिएंट कुछ नहीं लगा था, क्या मानेंगे? 1 मोल। ध्यान रखना है। यानी हम 2 पार्टिकल डाले, सॉल्यूशन में जाने के बाद वो कितना हो गया? सॉल्वेंट में जाने के बाद कितना हो गया? 1 मोल। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं तो यहां से हम लोग 2 मोल डाले और ये बना कितना? 1 मोल। यानी जितना हम डालेंगे उसका ये कितना बनेगा? आधा। ये बात दिमाग में जा रही है? जितना ये बनेगा, एसोसिएशन में क्या होता है? पार्टिकल्स कम हो जाते हैं। आप डाले 2 जाके हो गया 1। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है ना? चलो, तो ये हम लोग का 2 मोल और ये हम लोग का हो गया 1 मोल। ये इसकी खासियत है। बेंजीन में डालोगे तो ये चिपक जाते हैं आपस में, हाथ में रखो हो तो दोनों क्या है? अलग अलग हैं। ध्यान रखना है। ठीक, चलो अब इसी को थोड़ा देखो तो।
चलो अब हम मान लिए कि अगर ये 2 मोल खर्च होगा तो ये कितना बनेगा 1 मोल। अगर ये 2 मोल खर्च होगा तो ये कितना बनेगा 1 मोल। चलो स्टार्टिंग, हम इसका स्टार्टिंग अब लेते हैं, मान लो कि 1 मोल। कितना लिए हैं 1 मोल। अभी इसको बेंजीन में नहीं डाले हैं, C6H6 में नहीं डाले हैं, तो अभी कितना होगा 0। अब स्पेंड, तो स्पेंड का मतलब मान लेते हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो 1 मोल अगर लिए हैं तो ये 1 का 1 मोल पूरा खर्च नहीं होगा। 1 मोल में से कितना खर्च हो गया अल्फा। तो अगर ये अल्फा खर्च होगा तो ये कितना बनेगा अल्फा बाई 2। जितना ये खर्च होगा उसका आधा ये बनेगा। अगर हम 1 मोल खर्च करते तो 1/2 मोल बनता, लेकिन ये तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है कि कंप्लीट खर्च होता है नहीं, कंप्लीट खर्च नहीं होता है। तो 1 में से कितना खर्च किए अल्फा, अल्फा का मान कितना होगा 1 से कम। किसके लिए वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। तो अल्फा का मान यानी 1 मोल लिए थे, लेकिन 1 मोल में से हो सकता है कि 0.5 मोल खर्च हुआ हो, 0.6 मोल खर्च हुआ हो, नहीं तो अल्फा खर्च हुआ तो ये बने कितना अल्फा बाई 2, आधा बनेगा। जितना खर्च होगा उसका आधा बनेगा। चलो रिमेनिंग, चलो ये बचा कितना 1 था, अल्फा खर्च हुआ 1 माइनस अल्फा, और ये कितना हुआ अल्फा बाई 2। चलो आई का फॉर्मूला निकालते हैं। आई का फॉर्मूला बोला गया था नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन। एसोसिएशन के बाद सॉल्यूशन में सॉल्यूट पार्टिकल्स का संख्या लिखना है। चलो ये फॉर्मिक एसिड कितना बचा हुआ है 1 माइनस अल्फा, ये कितना बचा हुआ है अल्फा बाई 2। बोलो दिक्कत है इतना में, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर एसोसिएशन। एसोसिएशन के पहले कितना सॉल्व किए, क्या आया अल्फा में से अल्फा बाई 2 घटाओ, कितना आ जाएगा 1 माइनस अल्फा बाई 2। नहीं तो 1 माइनस अल्फा बाई 2 आया। ये किसके लिए वैसे सॉल्यूट के लिए, वैसे सॉल्यूट के लिए जो क्या होते हैं डाइमराइज होते हैं। क्या होते हैं डाइमराइज। डाइमराइज का मतलब यानी 2 पार्टिकल, डाइमराइज का मतलब 2 पार्टिकल अगर चिपक जाए तो कहते हैं डाइमर, और 3 पार्टिकल चिपक जाए तो ट्राइमर। अगर 3 पार्टिकल चिपका होता है तो यहां क्या होता है 3, या क्या होता है 3। अगर 4 पार्टिकल डालते और चारों आपस में चिपक जाता तो टेट्रामर। तो यहां अल्फा बाई 2 नहीं लिखते, अल्फा बाई 4 लिखते। मेरा बात समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलिए। हाँ, जितना पार्टिकल सटेगा, जितना पार्टिकल आपस में चिपकेगा उतना को हम यहां पे डिवाइड कर देंगे। बिल्कुल। चलो तो आई का मतलब हम लोग क्या क्या सीख गए। आई का मतलब हम लोग क्या क्या सीख गए यहां से कि अगर कोई पार्टिकल डाइमर का फॉर्मेशन कर रहे हैं, हम बगल में लिख दे रहे हैं ये डाइमर है आपका। डाइमर का मतलब ऐसा लगता है कि 2 बार मर गया, नहीं लिख रहा है। डाई मतलब 2 और मर मतलब मर गया, 2 बार मर गया। चलिए 1 माइनस अल्फा बाई 2। चलो यहां से अब आगे बढ़े तो फॉर डाइमर यहां से बोला गया फॉर, अगर डाइमर आपके पास है नहीं तो आपका आई का जो फॉर्मूला था वो कुछ इस तरह का था। हम शुरू वाला फॉर्मूला लिखते हैं, ध्यान से देखो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2, ये डाइमर के लिए फॉर्मूला था। और इसी को सॉल्व करके हम लोग को आया था 1 माइनस अल्फा बाई 2 आएगा। फॉर अगर ट्राइमर रहेगा तो I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 3 ऐसा करेंगे। अब इसको अगर सॉल्व करते तो कितना होता 1 माइनस आइए 3 अल्फा, और 3 अल्फा में से 1 अल्फा घट गया तो 3 अल्फा में से 1 अल्फा चला गया, कितना बचेगा 2 अल्फा। तो ये 2 अल्फा डिवाइडेड बाई 3 ऐसा फॉर्मूला आएगा, ध्यान रखना है। एक और लिख दें फॉर टेट्रामर, फॉर टेट्रामर तो उसके लिखेंगे I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 4 लिख सकते हैं। नहीं तो यहां से हम लोग को आ जाता 1 माइनस 4 अल्फा यानी 3 अल्फा बाई 4 आता कि नहीं आता, बोलो दिक्कत है इसमें। तो इस तरह से अगर देखें हम लोग तो इस तरह से हम लोग जनरलाइज्ड फॉर्मूला अगर अल्फा आई का लिखें, नहीं अगर हम लोग को कोई कहे कि भाई जनरलाइज्ड
जनरलाइज्ड फॉर्मूला ऑफ आई फॉर एसोसिएशन अगर लिखना है तो हम लोग क्या होगा, आई इज इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन। और एन का वैल्यू डिपेंड करता है कि कितने पार्टिकल्स चिपकते हैं। अगर 2 पार्टिकल्स चिपके तो एन का मान 2 रखो, 3 पार्टिकल्स चिपके तो एन का मान 3 रखो, नहीं 4 पार्टिकल्स चिपके तो एन का मान 4 रखो। दिक्कत है? ठीक, चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मान लो फॉर डाइमर तुम देख रहे थे, डाइमर, तो डाइमर के लिए अभी तुम फॉर्मूला लिखे थे आई का, आई इज इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा बाई 2 आया था ना भाई, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2 आया था। सॉल्व किया तो क्या आया था, 1 माइनस अल्फा बाई 2, देख लो भुलाना सब मत। डाइमर के लिए 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2, सॉल्व कर क्या आया था, 1 माइनस अल्फा बाई 2। चलो अब बताओ, 1 माइनस अल्फा बाई 2 आया फॉर डाइमर के लिए। अब हम यहां लिख रहे हैं फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा का मान कितना होता है, 1 होता है। तो आई का मान निकालो, आई इज इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा का मान रखो 1 बाई 2, कितना हो जाएगा, 1 में से 1 बाई 2 कितना आएगा जी, बोलो 1 बाई 2। तो अल्फा का मान 1 से कम आया कि 1 से ज्यादा आया, सॉरी आई का मान 1 से ज्यादा कि 1 से कम, कम, 1 से कम आएगा। आई का वैल्यू जो है वो 1 से क्या आ गया, कम आएगा। नहीं, ध्यान दो, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हम लोग आई का मान अगर निकालते हैं, नहीं तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अल्फा का मान 1, अल्फा का वैल्यू पुट किए तो अल्फा का वैल्यू क्या आ गया, अल्फा का वैल्यू पुट किए तो आई का मान क्या आ गया, 1 से कम आ गया। अच्छा थोड़ा चेक करो इसको, थोड़ा इसको चेक करो। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होता, ध्यान से देखो, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, तो ये बताओ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अल्फा का मान कितना होता है, 1 से कम। तो कुछ मान लेते हैं ऐसे ही, अल्फा का मान कुछ मान लेते हैं ऐसे ही, कुछ 0.6 ही मान लेते हैं, नहीं कुछ मान लिए। अब इस वैल्यू को इसमें डाइमर वाले केस में पुट करते हैं आई का मान निकालने के लिए। तो आई इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.6 डिवाइडेड बाई 2, तो यहां से आई इज इक्वल्स टू 1 माइनस ये 0.3 बराबर कितना आ गया, 0.7। तो यहां भी आई का वैल्यू क्या आया, 1 से कम। तो इसका मतलब ये समझ में आया नहीं कि भाई अगर एसोसिएशन का केस है, ये कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं, एसोसिएशन का केस, तो एसोसिएशन के केस में आई का मान हमेशा 1 से कम होगा, चाहे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं तो हम लोग क्या ध्यान रखना है, यहां से हम लोग क्या ध्यान दिए, तो हम लोग को ध्यान देने के लिए कहा गया कि इन केस ऑफ एसोसिएशन द वैल्यू ऑफ आई is always less than 1, नहीं either for strong electrolytes or for वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हो या वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हो, अगर एसोसिएशन का केस है नहीं तो आई का वैल्यू हमेशा 1 से कम होगा। नहीं तो ये तो इतना करने का जरूरत नहीं था, ये तो हम लोग को फॉर्मूला से ही मालूम चलता है। जो जनरलाइज्ड फॉर्मूला लिखा गया था उसको ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस, तो 1 में से माइनस यानी 1 में से कुछ घटाएंगे तो वैल्यू 1 से ज्यादा आएगा कि 1 से कम आएगा, 1 से कम ही आएगा। ये जो फॉर्मूला हम लिखे हैं जनरलाइज्ड फॉर्मूला ऑफ आई, ये किसके लिए है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी फॉर्मूला है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी ये फॉर्मूला है।
दोनों के लिए फॉर्मूला है, तो जब दोनों के लिए फॉर्मूला है नहीं और वन में से कुछ घटा ही रहे हैं नहीं, तो आई का वैल्यू चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, आई का वैल्यू हमेशा क्या आएगा, एक से कम आएगा केस ऑफ एसोसिएशन में। अच्छा, कल के क्लास में पढ़े थे, थोड़ा ध्यान से देखो, केस ऑफ डिसोसिएशन, कल के क्लास में पढ़े थे केस ऑफ डिसोसिएशन। तो इसके लिए तुम आई का फॉर्मूला निकाले थे, जनरलाइज्ड फॉर्मूला 1 + n - 1 अल्फा, ऐसा पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? पढ़े थे, ध्यान रखना है। अब 1 + n - 1 अल्फा पढ़े थे, ध्यान से पढ़ो, ये क्या है, 1 प्लस, डिसोसिएशन केस में 1 प्लस, तो 1 प्लस है यानी कि आई का वैल्यू एक से ज्यादा, किस केस में, डिसोसिएशन के केस में। अगर कोई पूछे कि इन केस ऑफ डिसोसिएशन आई का मान एक से ज्यादा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए उससे के लिए भी एक से ज्यादा, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए एक से ज्यादा, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? नहीं, एसोसिएशन के केस में आई का मान एक से कम, डिसोसिएशन के केस में आई का मान एक से ज्यादा। पहला बात, चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, पहला बात समझ में आ गया। दूसरा, अब कोई पूछे कि अच्छा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट केस में आई का मान किसके बराबर होता है, तो आयंस के नंबर के बराबर होता है कि नहीं होता है? NaCl के लिए आई का मान 2, क्योंकि 2 आयन प्रोड्यूस करता है सीधे, नहीं तो 1 से ज्यादा भी है, 1 से ज्यादा भी है और आयंस के नंबर के बराबर भी है, ठीक है। और वही वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए आई का मान डिसोसिएशन केस में 1 से ज्यादा भी होगा, और अगर आयंस 3 में टूट रहा है, कोई कंपाउंड 3 भाग में टूट रहा है, तो आई का मान 2 से 3 के बीच में आएगा, तो 1 से ज्यादा भी हो गया नहीं। और एक टर्म बताया गया था कि भाई इतना से इतना के बीच में लाई करेगा, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये सब बात घचपचा रहा है कि बुझा रहा है? घचपचा रहा है बहुत है इसमें, बोल रहा है घचपचा गया सब, नहीं। चलिए, तो समझ में आए तो वो ठीक है, नहीं समझ में आए तो वो ठीक है। तो इस तरह से चैप्टर हम लोग का ये खत्म हो गया नहीं। हाँ, अब इनका एक सवाल था, एबनॉर्मल मोलिकुलर मास, कौन नहीं बताए थे? एबनॉर्मल मोलिकुलर मास बताए थे, क्या बताए थे एबनॉर्मल मोलिकुलर मास में? पहला चीज हम बताए थे कि जितना भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है वो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये बताए थे। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट में क्या होता है, उल्टा संबंध होता है, पहला बात। अब तुम सोचो ध्यान से कि इन केस ऑफ डिसोसिएशन के केस में तुमको बताया गया एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होता है कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के, तो क्या होगा, अगर एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा है तो एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट कम हो जाएगा और कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट ज्यादा हो जाएगा, ऐसा बताए थे। डिसोसिएशन के केस में जस्ट उल्टा हो जाएगा, होगा। तो एबनॉर्मलिटी, और एबनॉर्मल का मतलब क्या होता है, असाधारण, नहीं तो हम कोई बोलता है कि एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्या है, नहीं तो हम बोलेंगे यदि किसी सॉल्यूट पार्टिकल का मास सॉल्यूशन के बाहर कुछ और आए और सॉल्यूशन के अंदर कुछ और आए, तो हम कहते हैं कि वो सॉल्यूट पार्टिकल एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास दिखा रहा है। मेरी बात समझ आ रही है? नहीं तो ऐसा क्यों होता है, जब डिसोसिएशन होगा तो सॉल्यूट पार्टिकल्स बाहर में चिपके रहते हैं, तो वहां पे सॉल्यूट पार्टिकल का मास क्या आ जाएगा, ज्यादा। कहां पर, डिसोसिएशन के केस में सॉल्यूट पार्टिकल का मास सॉल्यूशन के बाहर ज्यादा आएगा, तो सॉल्यूशन के बाहर का मतलब कैलकुलेटेड, नहीं वो मास क्या आएगा, ज्यादा। और सॉल्यूशन के अंदर उसी को डाल दिए तो टूट गया, तो एक सॉल्यूट पार्टिकल का मास देखना, ये नहीं देखना कि Na+Cl- वो नहीं, आपको क्या चेक करना है, एक सॉल्यूट पार्टिकल का मास क्या हो गया, कम हो गया, नहीं तो यानी एक्सपेरिमेंटल मास क्या आ जाएगा, कम आ जाएगा। समझ में आ रहा है? और यही एसोसिएशन केस में क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। समझ में आया? तो ये कल भी हम लोग बताए थे। तो कोई पूछता है कि एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्या है, तो क्या बताना है
कि यदि किसी सॉल्यूट पार्टिकल का मास सॉल्यूशन के बाहर कुछ और आए और सॉल्यूशन के अंदर आने के बाद कुछ और हो जाए, यानी कि सॉल्यूट पार्टिकल का मास चेंज कर जाए, तो सॉल्यूट पार्टिकल के इस प्रॉपर्टी को ही क्या कहते हैं? एबनॉर्मलिटी, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। दिक्कत है? चैप्टर फिनिश हो गया। थैंक यू सर। बहुत मुश्किल से कंप्लीट हुआ क्या? हम लोग कहिया से, हम लोग कितना दिन एब्सेंट कर रहे थे, इसीलिए कि अब खत्म हो जाए तो नया चैप्टर से पक्का मेहनत लगा पढ़ेंगे लोग। इसमें बहुत बच्चा ऐसा है नहीं जो इंतजार कर रहा है कि अच्छा ये चैप्टर तो जैसे तैसे निकल गया, कोनो बात नहीं है, और गिलका चैप्टर जो आएगा ना इसमें तो हम पूरा अपना जोर लगा देंगे, इसमें एको क्लास नहीं छोड़ेंगे, इसको पूरा बढ़िया से पढ़ेंगे। वैसे बच्चे का कभी वो चैप्टर नहीं आता है, कभी भी सेकेंड चैप्टर में भी वो नागा करेगा, सेकेंड चैप्टर में भी ऑप्शन करेगा, थर्ड चैप्टर में भी करेगा, ऐसे करते करते पूरा केमिस्ट्री में ऑप्शन करेगा और पूरा केमिस्ट्री अपना बिगाड़ लेगा। जो रेगुलर रहता है वो रेगुलर रहता है, जो एब्सेंट करने का आदत बना लिया है वो एब्सेंट करता ही रहेगा और वही उसको कमजोर करता है। एब्सेंट करने का जो बुद्धि है यही उसको कमजोर करता है। आप अपने आप को कमजोर करना चाहते हैं कि स्ट्रांग करना चाहते हैं? सोचिए।